बिल्कुल। लोकसभा इलेक्शन में भी हुँ, हमने देखा, विधानसभा इलेक्शन में भी हमने देखा, कल के जो शुगर हुँ, फैक्ट्री का इलेक्शन था अजित पवार के, वो इलेक्शन में भी हुँ, हमने देखा, इतना हुँ, खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है कि अच्छा। वोटों की बोली लगाई जा रही है और स्टेट हुँ, मशीनरी देख रही है। हुँ, आरटीआई एक्ट बना के फायदा क्या? हमें अगर इलेक्शन कमीशन हुँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं देता है, वोटर लिस्ट ही हुँ, हमें नहीं देता है, तो हम आगे क्यों जाए? हुँ, बात तो यहां तक क्या आ गई हुँ, है। अभी हुआ हुँ, क्या है, स्टेट हुँ, कमीशन ने अपनी वोटर लिस्ट बनाने को ली और उसमें उन्होंने हुँ, वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया। उसमें हुँ। मुंबई में 7 लाख वोटर्स बढ़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मैं हूं उपेंद्र कुमार। और जो महाराष्ट्र चुनाव पिछला साल विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए कि शाम 6 बजे के बाद जो 74 लाख वोट पड़े, वो कहां से वोट पड़े? चुनाव आयोग उसका डेटा दे। उसके बाद से धीरे-धीरे ये मामला बढ़ता गया। चुनाव आयोग ने भी परसों चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाया था कि आइए हम बताते हैं कि कैसे क्या हो। चूंकि राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए, कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, विपक्षी पार्टियों ने भी कई आरोप लगाए कि चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा, वो बता नहीं रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बता रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा, वो जो लिस्ट है, सूची है मतदाताओं की, वो नहीं दे रहा कि आखिर इतने मतदाता आखिर कहां से आ गए। कई प्रकार की दलीलें दी गई, लेकिन जब उसी दलीलों को आधार बनाते हुए ये एक याचिका डाली गई थी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, जिस पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सख्त फैसले लेते हुए और बेरुखी दिखाते हुए कहा कि ये समय की कोर्ट की बर्बादी है और इस पे आप ये मनाइए कि हम आप पे जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, आपने पूरे दिन समय बर्बाद किया है। अब जब कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति के जो लोग हैं या जो लोग इस फैसले की तरफ देख रहे थे, आखिर वो क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे लोकमत के एडिटर, ग्रुप एडिटर आशीष यादव जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। यस, धन्यवाद जी। थैंक यू। यस। आशीष सर, अब जो देख ही रहे हैं कि कल महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बड़ा सख्त लहजे में कहा कि ये समय की बर्बादी है। अब जब विपक्ष ये कह रहा कि ये चीजें हुई, जो दलीलें दे रहा कि 6 बजे के बाद 74 लाख वोटिंग कैसे हुई, आप हमें डाटा नहीं दे रहे हैं, मतदाता सूची नहीं दे रहा है, इस फैसले के बाद क्या बदलेगा कुछ? उपेंद्र कुमार जी, देखिए, ये जो मुंबई हाईकोर्ट में कल वर्डिक्ट आया है, जी। इसका विपक्ष जो महाराष्ट्र का है उसका और हुँ, ये जो याचिका थी उसका कोई आपस में हुँ। संबंध नहीं है। ये याचिका अच्छा। एक याचिकाकर्ता चेतन अहिरे, इन्होंने हुँ, इसको मुंबई हाईकोर्ट में रीट पिटीशन करके डाला था और उसपे हुँ, उनके तरफ से जो हुँ, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है और आपको पता है कि संविधानकार डॉक्टर प्रकाश बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर के हुँ, पोते एडवोकेट प्रकाश हुँ, अम्बेडकर, इन्होंने हुँ, वहां पे आर्गुमेंट किया। तो इसके हुँ, कारण ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। लेकिन असल हुँ, में कल हाईकोर्ट ने ऐसा बताया कि आप ये हुँ, कह रहे हैं कि हुँ, मतदान के दिन शाम के 6 हुँ, बजे के तक या 6 बजे के बाद हुँ, आप ये कह रहे हैं हुँ, कि इसमें धांधली हुई है और खास करके 6 हुँ, बजे के बाद जो हुँ, मतदान केंद्र जो रहता है उसके प्रीमाइसेस में जितने भी क्यूज में वोटर्स लगे थे मतदान के लिए या वोटिंग के लिए, तो हुँ, उनको सबको हुँ, वोटिंग करवाया गया। अब इसमें हुँ, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटर ज्यादा थे और ये बोगस हुँ, वोटर्स में टोटल मिला के लगभग 75 लाख इतनी मतदाताओं की संख्या हुँ, है जो हुँ, बोगस तरीके से इसमें आई है। इसके लिए ना हुँ, आपने हुँ, कोई एविडेंसेस दिए हैं, ना कोई आपके पास हुँ, वैलिड आर्गुमेंट है, ना आप हुँ, ये बता पा रहे हैं कि कौन से जगह पे कितना क्या हुआ है, तो इसको हम कैसे हुँ, सुने? हमने हुँ, आपका अभी तक के जितना भी आर्गुमेंट था वो सुन लिया है। हमें लग रहा है हुँ, कि कोर्ट का वक़्त ज़ाया हो गया है। वो उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमें ऐसा लगता है हुँ, क्यों ना आपको दंडनीय अपराध करके आपको कोई दंड करे, क्योंकि हम इसको डिसमिस हुँ, कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास हुँ, कोई भी आधार ऐसा नहीं है, जो आप आरोप कर हुँ, रहे हैं। तो ये जो हुँ, पिटीशन थी, उपेंद्र कुमार जी, हुँ, ये हुँ, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आई थी। इसको ना कांग्रेस का हुँ, समर्थन ना था,
ना हम्म उद्धव ठाकरे जी के उद्धव सेना का था या हम्म शरद पवार जी के हम्म एनसीपी का था। ये हम्म छोटे तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये याचिका थी। और ये जो पिटीशन है, हम्म हाईकोर्ट ने हम्म ये भी बताया है, जो हाईकोर्ट का बेंच था, हम्म जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर, इन्होंने ये किया कि हम्म आपने फ्रस्ट्रेशन में से ये रीट पिटीशन की है, ये बेसलेस है, हम्म और इसके कारण उन्होंने वो हम्म डिसमिस किया इसका। और हम्म कांग्रेस और राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ हम्म रहे हैं इलेक्शन हम्म कमीशन के साथ, उसका हम्म दोनों का हम्म एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उल्टा कांग्रेस या राहुल गांधी जी का जो कहना है इलेक्शन कमीशन को, हम्म हमें हम्म मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी दीजिए। और ये हम्म एक, और दूसरी डिमांड हम्म क्या है कि हमें हम्म वीडियो फुटेज दो। और सबसे हम्म अहम डिमांड क्या है, महाराष्ट्र के हम्म विधानसभा चुनाव के पहले 2 महीने में, हम्म मींस हम्म अगस्त और सितंबर के 2 महीने के वोटर रजिस्टर ड्राइव में आपने हम्म लगभग 40 लाख वोटर्स हम्म लिस्ट बढ़ाई। ये जो हम्म 40 लाख बड़े हैं, और हम्म लोकसभा के वोटर्स लिस्ट में से लगभग 7 लाख आपने डिलीट किए हैं। तो ये कहां कहां हम्म डिलीट किए, क्यों डिलीट किए, हम्म और हम्म विधानसभा में जो आपने 40 लाख बढ़ाए, तो वो कहां हम्म बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, हम्म जिनके नाम हम्म है उनके पास फोटो आइडेंटिटी उनके सामने है नहीं है, वहां पे आधार कार्ड हम्म लिंक है नहीं है, तो इसका हमें हम्म मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी दीजिए। तो वो हम्म इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है। आपको याद होगा, हम्म पंजाब हम्म हाई कोर्ट ने जब 9 दिसंबर को ये डिसीजन दिया, ये वर्डिक्ट दिया और ये डायरेक्टिव्स दिए हाँ इलेक्शन हम्म कमीशन को, कि आप जो हम्म याचिका करता है, पिटिशनर है, उसकी जो डिमांड है कि उसको कुछ वीडियो हम्म फुटेज चाहिए या कुछ उसको डेटा हम्म चाहिए, वो आप दीजिए। क्योंकि आपका जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, रूल्स एंड रेगुलेशन हम्म गाइडलाइंस जो है, इसमें आप दे हम्म सकते हो। तो तब हम्म इमीडिएटली 7वें दिन 17 दिसंबर को हम्म इलेक्शन कमीशन ने हम्म लॉ मिनिस्ट्री को एक खत भेजा, और खत में लिखा है कि हम्म हमें कुछ रूल्स अमेंड करने हैं। विद इन 48 हम्म आवर्स लॉ मिनिस्ट्री ने भी उनको ये कह दिया कि आप कर सकते हो, और उन्होंने कर दिया। कहने का मतलब ये हम्म है कि अभी तो यहां तक नौबत आ गई कि पिछले महीने में, मई में, जो अभी बात खुल के हम्म बाहर आई, इलेक्शन कमीशन ने यह हम्म कह दिया कि अगर हम्म चुनाव होने के बाद 45 दिन हम्म तक अगर कोई उस पे रिट पिटिशन डालता नहीं है, तो हम हम्म 45 दिन तक ही डेटा वो रखेंगे, वीडियो एविडेंसेस। हाँ उसके बाद हम सुरक्षित वो रखेंगे डिलीट कर देंगे। हम्म उसके बाद हम वो डिलीट कर देंगे। इसका मतलब ये हम्म है कि सामने वाला जो जो डिमांड करेगा, वो डिमांड खारिज हो हम्म रही है। और अभी जो मामला, असल मामला जो है, वो कांग्रेस राहुल हम्म गांधी बनाम इलेक्शन कमीशन ये है। कल का जो फैसला हम्म मुंबई हाईकोर्ट में आया है, वो फैसले में, हम्म वो हमें सब पता था, क्योंकि हम भी इसमें अभी हम्म आ, इतना सालों से काम कर रहे हैं। वोटर्स लिस्ट कैसी बनती है, कैसे ड्राइव चलते हैं, वो वोटर लिस्ट हम्म कैसे फूट गई, कैसी बड़ी है, 40 लाख वोटर्स, जो कभी ऐसा हुआ हम्म नहीं कोई राज्य में, वो महाराष्ट्र में हुआ है, हम्म तो कैसे हुआ है, इसकी अलग अलग कथाएं बाहर आ रही है। अभी बात हम्म यह है कि कल जो फैसला हम्म आया है मुंबई हाईकोर्ट का, हम्म उसके कारण हम्म हुआ है कि वो जो बड़ी खबर थी, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम्म वो लग रही है। क्योंकि जो पिटिशन था, उसमें कोई दम ही नहीं था, हम्म क्योंकि सिर्फ आर्गुमेंट थी, हम्म एलिगेशंस थे, कोई भी एविडेंस, नॉट अ सिंगल एविडेंस पिटिशन के साथ नहीं था, इसलिए वो डिसमिस हुई है। हम्म यानी कि आप कह रहे हैं सर कि अभी ये दरवाजे कोर्ट के राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के लिए बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके पास बिल्कुल एक नहीं है, वैलिड रीजन है और ये कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। मेरी जी जानकारी ये है कि हम्म कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, और पंजाब हम्म हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटिशन किया है। महाराष्ट्र हम्म की विधानसभा को लेके यहाँ पे भी हम्म मुंबई हाई कोर्ट में हम्म कांग्रेस के तरफ से हम्म बहुत लोग गए हैं। लेकिन हुआ हम्म क्या है कि जिस तरह से हम्म एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यहाँ पे आर्गुमेंट करने खड़े हो गए, तो ये प्रायोरिटी पे लग हम्म गई थी ये पिटिशन। लेकिन हम्म बाकी पिटीशन अभी आना बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट में हम्म अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस की तरफ से जो जा रहे हैं या गए हम्म हैं, ऐसी जानकारी है, उसमें वो यही कह हम्म रहे हैं कि हमारा जो भी हम्म डिमांड है, ना सत्ताधारी हम्म पार्टी बीजेपी से नहीं है, हमारा जो भी हम्म डिमांड है वो इलेक्शन हम्म कमीशन से है।
और हमें इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि आप आओ, हमसे बात करो, और उतनी देर में वो एक एक ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे हम डिमांड जो करते हैं वो डिमांड नील हो जाती है। अभी अगर हमें मशीन रीडेबल डेटा नहीं मिलेगा, अगर हमें शाम को इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग बढ़ी, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, और हमें जो लग रहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें 40 लाख जो बड़े हैं, और उसी में से पहले लोकसभा की जो वोटर लिस्ट थी उसमें से 7 लाख कम हुए हैं, तो इतने जो चेंजेस हुए हैं वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र के, वो क्यों किए, कैसे किए, कहां कहां किए, कहां डिलीट हुए, कहां एडिशन हुए, इसकी जानकारी पब्लिक फोरम में अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम आरटीआई एक्ट बना के फायदा क्या? हमें अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं देता है, वोटर लिस्ट ही हमें नहीं देता है, तो हम आगे क्यों जाए? बात तो यहां तक क्या आ गई है उपेंद्र कुमार जी, अभी महाराष्ट्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं कि आपको 4 महीने में इलेक्शंस लेने हैं, जहां पे मुंबई का जो बीएमसी चुनाव है, थाना का चुनाव है, पुणे का है, देन नासिक का है, नागपुर का है, बड़े बड़े शहरों का है। इतना ही नहीं, जिला परिषदों का है, पंचायत समितियों का भी है। एक प्रकार से पंचायत राज का चुनाव, एक प्रकार से ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट की जो चुनाव है, ये एक मिनी विधानसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र में अगले 6 महीने। डेफिनेटली। तो उसके लिए जो वोटर लिस्ट है वो बनाने का राइट है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट कैबिनेट के डायरेक्टिव्स पे चलता है। अभी हुआ क्या है, स्टेट कमीशन ने अपनी वोटर लिस्ट बनाने को ली, और उसमें उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया। उसमें मुंबई में 7 लाख वोटर्स बढ़े हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको खत आया है कि आप अपनी वोटर लिस्ट मत बनाएं, जो भी बड़ी है उसको भूल जाओ, और विधानसभा इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है, वही आप लेंगे, उसी पे स्टेट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव करेंगे। तो इसके लिए भी, इसके खिलाफ भी अभी कोर्टबाजी होनी बाकी है। अभी जो कांग्रेस या दूसरे पक्ष है महाराष्ट्र के, ये वोटर लिस्ट जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, इसको लेके मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो यहां तक नौबत आ गई। मतलब कि आप सोचिए कि जो कैबिनेट, राज्य स्तरीय कैबिनेट जो तय करती है, उसके अंदर इलेक्शन बॉडी आती है, वो नए सिरे से बनाने की तैयारी कर रही थी, जो कि इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बना भी ली थी। उन्होंने बना भी ली थी, उनको मुंबई में 7 लाख बढ़ गए थे, बोले नहीं, ये 7 लाख लोग जो हैं, जिनको आपने नए सिरे से इनको मतदाताओं सूची में डाला है, वोटर्स है करके बोल रहे हो, इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में। आपको वो पुरानी यादी, पुरानी लिस्ट जो है विधानसभा इलेक्शन की, वो ही लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है, या इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव जो ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होने हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क अंडर द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट कैबिनेट, तो ये कैसा होगा, ये अभी महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना है। तो आगे के लिए क्या, कैसे देख रहे हैं सर इसको? अगर ऐसा ही होता रहा कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में ही कंट्रडिक्शन होते रहे, तो फिर ये फेयर जो हम चुनाव लोकतांत्रिक मजबूत करने की बात कर रहे हैं, फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से संभव होगा फिर? देखिए, हम हमेशा इलेक्टोरल जो हमारी प्रोसेस है, इसको सुधारने की बात करते हैं, लेकिन अभी देखा यह जा रहा है कि इतने पाबंदियों के बाद अगर आप अपोजिशन को कोई उनकी डिमांड को सुनने को तैयार नहीं, और आप एक खत लिख के या एक प्रेस नोट दे के ये कह देते हो कि हमने सब उनको जो भी था उनका डिमांड, उसका पूरा आंसर दे दिया है, और आप कोई भी डेटा पब्लिक डोमेन में लाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे से काम नहीं चलेगा। ये हालांकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकते, ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकते, छेड़छाड़ नहीं हो सकते, तो ईवीएम से ही इलेक्शंस होंगे।
अब बात यह है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन होंगे तो जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर कोई धांधली है, उसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन है, तो अपोजिशन का ये राइट बनता है कि कहां एडिशन डिलीशन हुआ है, क्यों हुआ है, कहां कितने बड़े हैं। जो बड़े नाम हैं, जो नाम बड़े हैं वोटर लिस्ट में, जो वोटर्स बड़े हैं, उनके सामने फोटो आईडी है नहीं है, उनके नाम के सामने आधार कार्ड उनका लिंक है नहीं है, क्योंकि एक बात चल रही है और इसका प्रमाण कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी पब्लिक फोरम में ला ही नहीं रहे, तो उससे पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस डिमांड कर रही है कि हमें वो वोटर लिस्ट दीजिए जिस वोटर लिस्ट पे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कहां कैसे क्यों बढ़े। अगर बड़े हैं, वैलिड है तो वैलिड है, अगर उसमें कोई धांधली है तो धांधली होगी, अगर उसमें कोई इनवैलिडनेस है तो है। तो ये आप पब्लिक फोरम में क्यों नहीं ला रहे? और जब तक कि ये वोटर लिस्ट अगर पब्लिक फोरम में नहीं आती, इस पे डिबेट नहीं होता, इस पे अगर कोई जैसे बोले हम ऑब्जेक्शंस नहीं लेंगे, तो ये पुख्ता कैसे होगी? तो ये जो चीजें हैं, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर कांग्रेस जाती है, एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी अगर वहां जा रहे हैं, और मुझे बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि जल्दी ही कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब देखना है कि इलेक्शन कमीशन वर्सेस अपोजिशन पार्टीज, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर खड़ा हो जाता है और उसमें ये कह सकते हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पे इलेक्शंस आप लो, तब अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो महाराष्ट्र के ही हैं, भूषण गवई, इन्होंने जब अपना वोट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद उनकी माताजी ने ये कहा था कि इलेक्शंस बैलेट पेपर पे होने चाहिए। तो अगर ये पिटीशन जाती है और ये पिटीशन की जो भी हेयरिंग है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई के सामने आती है, तो उनका रवैया क्या रहेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल सर, हमने चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हम सबने देखा कि किस तरह से धांधली हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर से आम आदमी पार्टी के मेयर को बैठाया गया सीट पे। लेकिन इसमें न्यायालय की भूमिका जब देखते हैं कि लोगों ने मांग की कि उसकी सजा क्या हुई, जो अधिकारी था, चुनाव अधिकारी था, उसको क्या सजा दी गई, उसके बाद से इसमें न्यायालय की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? अगर विपक्ष कोई डिमांड कर रहा है कि हाँ आप वोटर लिस्ट दो, आपने कितने एडिशन किए, वैल्यू एडिशन किए, कितने आपने घटाए वोट लिस्ट, अगर नहीं संतुष्ट है विपक्ष, अगर इलेक्शन कमीशन जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दो कि वो आए हमारे यहाँ, हमने सारी चीजें भेज दी, तो ऐसे कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? और इसमें न्यायालय की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ही बात है कि अब आज आके आखिरी दरवाजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर आप पंजाब हाईकोर्ट का डिसीजन जो वर्डिक्ट है, उसके डायरेक्टिव्स है, उसको फॉलो करने का नहीं है, आपने किया नहीं है, उल्टा पंजाब हाईकोर्ट का जो डिसीजन है 9 दिसंबर का, वो इतना क्लियर कट है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात लिखी है कि आपको अगर किसी ने 45 डेज के अंदर आपको अगर ये डिमांड की है, तब 45 डेज के अंदर ही मांगा था, अगर दिया है तो आपको देना है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये लॉ मिनिस्ट्री को तरफ चले गए कि हमें 48 घंटे में सोचिए, 20-20 साल लग जाते हैं हम लोगों को मुकदमे लड़ते लड़ते, 48 घंटे के अंदर सारे अमेंडमेंट हो गए। या अब इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, कल भी मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? मुंबई हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपने कहा 45 डेज के अंदर ये पिटीशन फाइल की है, आपने तो बहुत बाद में किया है। अभी तो कह रहे हैं हमें जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत आप 45 डेज के अंदर आपको आना था, आप तो आए ही नहीं। अब ये जो पिटीशन था चेतन अहिरे का, ये 45 डेज का जो अभी इन्होंने रूल अमेंड किया उसके पहले फाइल की थी, फिर भी कल हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 45 डेज के अंदर आई नहीं है। अब हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके तरफ से जो सबमिशन आता है कि दिस इज ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके, और उनके वकील भी आते हैं,
और वो आर्गुमेंट करते हैं कि ये ही एक्ट में नहीं है या ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बैठता नहीं है, इनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। मैं ये जरूर मानूंगा उपेंद्र कुमार जी, कल की जो पिटीशन थी वो बहुत कच्ची पिटीशन थी, वीक पिटीशन थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, सिर्फ हियर से कहने कहा सुनी के ऊपर उन्होंने वो पिटीशन बनाई थी, तो वो डिसमिस ही होना था। अब ये देखना है कि राहुल गांधी जो इतने चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पे, अभिषेक मनु सिंह अभिषेक मनु सिंह भी होंगे, कपिल सिब्बल होंगे, पवन खेरा जी होंगे जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो दिन रात लगे हुए हैं इसी में। हाँ, इसी में लगे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे जाते हैं, और यही बात वहां पे भी आएगी कि आपके पास एविडेंसेस क्या है, क्योंकि अभी जितना भी राहुल गांधी ने लिखा है या एलिगेशन किया है, उनके पास मशीन रीडेबल कॉपी नहीं होने के कारण उनके भी एलिगेशंस के लिए जो एविडेंसेस चाहिए वो उनके पास कहां से आएंगे। इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें वोटर लिस्ट दीजिए, जिससे हम ये पता करेंगे कि वोटर आईडी नंबर जो है वो एक वोटर आईडी पे वही वोटर है क्या, उसकी फोटोकॉपी मैच होती है क्या, उसका आधार कार्ड लिंकअप है क्या, ये हमें देखना है। इसलिए मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी हमें अगर ये दिया तो हम ये कर पाएंगे, और वो ही दिया नहीं जा रहा है। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि हम दे रहे हैं, अब वो कब दे रहे हैं, और देने के बाद भी और अगर इसमें ये कांग्रेस ने सही में इसमें उन्होंने कोई ग्राउंड वर्क किया होगा, मेरी जानकारी जहां तक है कांग्रेस को सॉफ्टवेयर से कुछ जानकारी मिली है वोटर लिस्ट की, कहां कैसे किस तरह से बड़े हैं, और इसी के कारण न्यूज एक दो दिन में आपने देखा होगा बहुत जगह पे ये न्यूज आई है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे वोटर्स बढ़े। हाँ, बात यह है कि अभी जो है एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस पे बात चल रही है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तब जाके सुप्रीम कोर्ट भी यही सवाल पूछेगा कि एविडेंसेस कहाँ है, और फिर कांग्रेस कहेगी कि एविडेंसेस हमने नहीं देने हैं, हम जो एलिगेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें एविडेंसेस तैयार करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, तो हमें पहले चाहिए मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट, फिर बाद में हमें क्या चाहिए फॉर्म 17C, बाद में हमें क्या चाहिए फॉर्म 120C, बाद में हमें क्या चाहिए शाम के 5 बजे के बाद जितना भी देर ये वोटिंग चला उसका वीडियो कॉपीज, उसकी वीडियो क्लिप्स वो हमें चाहिए। रूल क्या है मैं आपको बताता हूं, 6 बजे तक के वोटिंग टाइम है, और 6 बजे वो जो वोटिंग सेंटर पोलिंग सेंटर है वो पोलिंग सेंटर के प्रीमाइसेस में 6 बजे जितने भी लोग क्यूज में या कतार में लगे होंगे वो सबको उल्टी गिनती करते हुए नंबर्स बांटे जाते हैं, और फिर रात के 10 बजे भी या 11 बजे तक भी वो पोलिंग अगर चला, वोटिंग चला, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा करवा लिया जाता है। लेकिन 6 बजे जो तुम्हारा पोलिंग सेंटर है उसके पूरे गेट्स बंद किए जाते हैं, जितने लोग वो गेट के अंदर हैं जो कतार में खड़े हैं उनका वोटिंग कितनी भी देर होने दो पूरा किया जाता है। अब महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिस स्टेट का अर्बनाइजेशन परसेंटेज 50% से ज्यादा है, सिर्फ गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया का कुछ इलाका इतना ही हमारा आदिवासी इलाका है जहां से कोई इंफॉर्मेशन आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देर लग सकती है। लेकिन महाराष्ट्र का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिवाइज होते होते दूसरा दिन भी आ गया, तीसरे दिन सुबह वो फाइनल हुआ, और उसमें पता चला कि लगभग 8% वोट बढ़े हैं, और वहां जाके फिर ये बात आई है कि बोगस वोटिंग हुआ है क्या, या बोगस वोटर्स आए हैं क्या। बात तो यहां तक की चर्चा में आई है कि बाहर से भी वोटर आए थे, इधर से उधर भी गए, बहुत कुछ हो रहा है। कहने का स्कूलों से बच्चों को लगा दिया गया। देखिए बहुत सिंपल सी कथा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम जो महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और एडिशनल चीफ ऑफिसर है उनके थ्रू यहाँ पे करना है, तो वही इतना फ्री एंड फेयर और इतना
वाटर टाइट करें कि किसी को कोई एलिगेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन बिल्कुल। लोकसभा इलेक्शन में भी हमने देखा, विधानसभा इलेक्शन में भी हमने देखा, कल के जो शुगर फैक्ट्री का इलेक्शन था अजित पवार के, वो इलेक्शन में भी हमने देखा इतना खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है कि वोटों की बोली लगाई जा रही है और स्टेट मशीनरी देख रही है, पुलिस देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र तो बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव स्टेट हुआ करता था, ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में 2 साल के बाद कि यहाँ पे इलेक्शन बोले तो बस नोट फॉर वोट, वोट फॉर नोट, ये सब चीजें चल रही है। और अभी मुझे तो कभी-कभी ऐसा भी लग रहा है, मैंने आज ऐसा भी कहा है, ट्वीट भी किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि जो वोटर्स हैं उन्हीं को लग रहा है विदाउट नोट हम वोट नहीं करेंगे। ये मानसिकता बन गई है और फिर बोली लगाई जा रही है कि कहां से कितने आते हैं, पहले वो देखो बाद में वोट करो। क्योंकि महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव में दोपहर में 3 बजे के बाद वोटिंग बढ़ा है और वो इतना बड़ा है कि वो परसेंटेज हाई हो गया। और मैं पहले दिन से कह रहा था अगर जो सत्ता में बैठी महायुति है या एनडीए है, इनको वापस अपना सत्ता रिगेन करना है या वापस सत्ता में आना है तो वोटिंग परसेंटेज ये 65% के ऊपर जाना चाहिए। 65% के ऊपर गई तो ही महायुति की सरकार दोबारा बन सकती है। अभी वोटिंग कितना हुआ है? फाइनल वोटिंग दिखाया गया, वो दिखाया गया 61.01, यानी उससे भी मतलब 3.5-4% कम नहीं, 65% के ऊपर वोटिंग चला गया है। तो अच्छा, हाँ, लोकसभा का था 61.01% और विधानसभा का था 65% से आगे। और मैं ये कह रहा था कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता दोबारा लाना है तो इनको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जो एटमॉस्फेयर है या जो भी वातावरण है ये सरकार के खिलाफ है। अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो ये वापस सत्ता में नहीं आते। और वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया और सिलेक्टिवली बढ़ाया गया, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी को 85 सीट्स के ऊपर ये फायदा हुआ। अब ये एलिगेशंस है, इसके लिए अगर आप उतना एविडेंसेस नहीं दोगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो राहुल गांधी या कांग्रेस की भी पिटीशन टिक नहीं पाएगी। लेकिन वो एविडेंसेस लाएंगे कहां से? वो तभी लाएंगे जब इलेक्शन कमीशन वो डेटा मुहैया करेगा, वो देगा, पब्लिक डोमेन में लाएगा। पब्लिक डोमेन में अभी भी फॉर्म 17C पूरी तरह से नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। पब्लिक डोमेन में फॉर्म 120C नहीं है। पब्लिक डोमेन में वोटर लिस्ट रीडेबल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। पब्लिक डोमेन में अगर आशीष जादव ये वोटर है तो उसके सामने उसका आधार लिंकअप होना चाहिए, उसका फोटो चाहिए। तो ऐसे फॉर्म में वोटर लिस्ट अगर तैयार नहीं है तो फिर कौन से वोटर लिस्ट पे चुनाव हुए, ये सवाल कांग्रेस कर रही है। और उसके लिए अगर ये वोटर लिस्ट आपके पास है तो आप तो इमीडिएटली पब्लिक फोरम में लाना चाहिए, वेबसाइट पे वो डाल देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन से, हाँ सवाल इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम वीडियो फुटेज इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि सबकी अपनी अपनी निजता है। आप निजता का उल्लंघन करेंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है, इससे निजता का उल्लंघन होगा, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो भाई वीडियो फुटेज में निजता का उल्लंघन होगा, लेकिन जो मतदाता सूची है उसमें क्या उल्लंघन है? वो तो सार्वजनिक होनी चाहिए। 70C फॉर्म क्या है? यही 70C फॉर्म मांगा जा रहा था कि भाई जिस बूथ पे कितने वोट पड़े, आपके मशीन में कितने वोट है, यही तो डाटा है उसमें। और 120C भी क्या है? 120C है कि कितने वोटर्स आपके बूथ पे आए, उन्होंने अपना वोटिंग किया या नहीं किया, तो वैलिड था या इनवैलिड हो गया, ये है। ये सब चीजें देने में, और सादा सिंपल क्वेश्चन है, वोटर लिस्ट, जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है वो मशीन रीडेबल फॉर्म में दीजिए, उसमें क्या है? ये तो डिमांड कोई भी कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल इलेक्शन के पहले ही
वो वेबसाइट पे हाँ, डाल रिलीज कर देना ये चाहिए। हमारे वोटर हाँ, हैं जो आज हाँ। वोटिंग राइट्स अपने अपनाने वाले हैं, आजमाने वाले हैं। हम्म। पहले पहले तो यही था कि हम लोगों के यहाँ जब छोटे-छोटे थे, इससे पहले जब हम लोग हाँ, वोट डालने जाते थे, तो पहले हम लोग के पास गाँवों में बूथ वाइज़ आपकी मतदाता सूची आ जाती थी। उसमें से काट-काट के हम लोग सबको बाँटते थे कि लो भाई ये तुम्हारा है, लो भाई तुम्हारा है ना? तो वही माँगा जा रहा। अब देखते हैं, चूँकि अभी जो हुए हैं उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। अभी जो आशीष सर ने बताया कि किस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हियरिंग है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या है। आशीष सर ने बहुत अच्छे से बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।